7वां अध्याय जो कि है हाशियाकरण की समझ। ठीक है, हाशियाकरण के बारे में समझ रखने के लिए हाशियाकरण शब्द को तोड़ते हैं, वैसे ही जैसे हम हमेशा करते हैं। चीजों को समझने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए उस शब्द को समझना जरूरी है। हाशियाकरण को इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनलाइजेशन। क्या कहते हैं? मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, अब मार्जिनलाइजेशन को यदि आप तोड़े तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक शब्द मार्जिन। ठीक है, मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? अगर मार्जिन सुनते ही सबसे पहले आपको ख्याल क्या आएगा? हमारी कॉपी, है ना, हमारी कॉपी का एक पन्ना, पन्ने के ऊपर बनाई गई है मार्जिन, है ना। इधर हम सीरियल नंबर 1 2 3 कभी ऐसे कुछ लिखना होता है तो हम लिखते हैं। तो ये मार्जिन से हमें क्या समझ आता है कि पूरे पेज का एक कोना जो पूरे पेज से थोड़ा सा अलग है। आ रही बात समझ? ठीक है, कुछ कुछ रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, इस बारे में हम जो समझेंगे, हम ऐसी कम्युनिटीज के बारे में समझेंगे, ऐसे लोगों के बारे में समझेंगे, ठीक है, ऐसी कुछ धर्मों के बारे में समझेंगे जिसको हम क्या कर देते हैं, किसी कारणवश मार्जिनलाइज कर देते हैं, यानी कि उनको हाशिया कर देते हैं। ठीक है, कि आप जो है वो हमसे थोड़े से अलग है। फिर उनको अलग करते तो करते हैं, हम उनसे क्या करने लगते हैं? भेदभाव करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, या फिर पुराने हैं, या फिर हमारे साथ रहने लायक नहीं है। हम इस तरीके की भावनाएं भी जो है अपने मन में उत्पन्न कर लेते हैं। ठीक है, तो इस बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि अगर हम ऐसा सोचते हैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, है ना, किन्हीं पर्टिकुलर लोगों के लिए, ठीक है, तो ये जो है वो बहुत गलत चीज हो जाती है। हम उनके साथ में जो है वो बहुत गलत कर रहे होते हैं। इसलिए इसको हम थोड़ा सा आज इस बारे में विचार करेंगे। हम हमारे दिमाग के पर्दों को थोड़ा सा खोलेंगे। जो चीजें हमारे बड़े बूढ़ों ने हमारे दिमाग में डाल रखी है उसको हम थोड़ा सा जो है वो अलग करने की या फिर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने मार्जिनलाइजेशन को समझते हैं। हम हाशिए पर होने का मतलब ये है कि पक्षों या किनारों पर कब्जा करने के लिए मजबूर होना, और इस तरह की चीजों के केंद्र में नहीं रहना। ठीक है, केंद्र में नहीं रहना, सेंटर में नहीं रहना, जो चीजें लोग दूसरे कर पाते हैं उससे अलग हो जाना। ठीक है, कि कुछ फेस्टिवल्स है जो लोग अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर पा रहे हैं और उसमें उन लोगों को, दूसरे लोगों को नहीं गिनना, या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ सब लोग रह रहे हैं वहां से उनको बेदखल कर देना कि नहीं आप हमारे साथ में नहीं रहो, अलग रहो, है ना। या फिर कई कुछ प्रोग्राम या फंक्शन रखना, तो उन्हें यदि बुला रहे हैं तो उनको अलग खाना खिलाना या अलग बिठाना, है ना। इस तरीके की चीजें जो है हमें कई सारी देखने को मिलती है हमारे आस पड़ोस में, और हमें ऐसी कहानियां भी कई सारी सुनने को मिलती है। तो अगर इस चीज को आपको यदि अच्छे से समझना है तो एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, एनसीईआरटी में भी आपको दे रखी है, उस बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। कि दद्दू है, दद्दू के साथ में उनके बच्चे बैठे हैं, पोते पोती बैठे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं टीवी पर। वो रिपब्लिक डे की या फिर शायद इंडिपेंडेंस डे की जो है वो परेड देख रहे हैं। ठीक है, अब परेड में जब जो ट्राइबल लोग जो है वो आते हैं, जब उनकी बारी आती है तो उनको कुछ अलग तरीके से दर्शाया जाता है। वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, है ना। अधिकतर यदि आप ट्राइबल लोगों के बारे में बात करने की कोशिश करोगे या कहीं पर उनकी छवि देखोगे तो यूजुअली अपने कल्चर को अपने डांस के रूप में या फिर कुछ अलग तरीके से, जैसे सिर पे कुछ पहना होता है उन्होंने जो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से चुना हुआ होता है ना, ऐसी कुछ चीजें, उनके कपड़े भी कुछ इस तरीके के होते हैं, है ना। तो हम क्या सोचते हैं, यदि हम ऐसी चीजें देख लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये तो आदिवासी है। हम उनको सिर्फ इतना ही समझते हैं। हम उनके कल्चर्स के बारे में कुछ नहीं जानते, हम उनके खाने पीने रहन सहन के बारे में कुछ नहीं जानते, हम ये जानते ही नहीं कि वो कहाँ से आए हैं, हमारे जीवन में उनका कितना महत्व है, ये चीजों को हम समझते नहीं। हम सिर्फ इतना समझते हैं कि यदि कोई आदिवासी है, यदि कोई ट्राइबल पर्सन है, तो वो क्या है, सिर्फ या तो वो नृत्य करते हैं अपने कल्चर को लेकर, और कुछ चीजें वो ऐसी पहनते हैं जो उनको जंगलों से मिली होती है। ठीक है, हम सिर्फ इतना ही जानते हैं, हम उस बारे में जानते ही नहीं है। तो जो बच्चे होते हैं वो जब देखते हैं तो वो उनके दद्दू से पूछते हैं कि दद्दू, हम ये जो आदिवासी लोग हैं इनको इस तरीके से देखा जाता है और इस तरीके से ही माना जाता है, तो क्या ये ऐसा ही है, क्यों इनकी छवि इस तरीके से बनाई गई है? कई लोग तो नफरत भी करते हैं। तो फिर दद्दू उनको कहानी सुनाते हैं कि दद्दू जो है वो उड़ीसा के गांव में रहते थे, और उनके जो है वो बहुत हरियाली थी और बड़ी ही सुंदर जगह थी। उड़ीसा यदि आप जानते हो तो हमारे भारत देश का ही एक बहुत अच्छा राज्य है।
ठीक है। तो नवीन पटनायक जी जो है वो वहाँ के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया है। उड़ीसा है एक ऐसा राज्य है जहाँ से हमें जमीन से जो है बहुत सारी चीजें मिली है। वहाँ की माइनिंग जब हम करते हैं और ये चीजें करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें वहाँ से मिलती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं देखने लायक उड़ीसा में। तो उड़ीसा जो है वो हमारे देश का एक बहुत अच्छा राज्य है। तो उड़ीसा में वो रहते थे पुराने समय में। जब वो उड़ीसा में रहते थे तो उनकी सबकी जमीनें हुआ करती थी, ठीक है, जमीनें हुआ करती थी, खेत खलियान हुआ करते थे, वो खेतों की पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे, है ना, समय समय पर अपने त्योहार मनाते थे, है ना, और एकजुट होकर रहते थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब डेवलपमेंट होने लगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, या फिर कहा जाए तो जब अपने कंपनी वाले आए, है ना, कंपनी वाले जब आए उन्होंने क्या किया कि वहां के लोगों को फोर्स करना शुरू किया कि वो जमीन जो है वो बेच दें, उन लोगों को बेच दें, ठीक है। तो जब वो जमीन बेचने की बातें हुई तो फिर दद्दू और कुछ लोगों ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं बेच पाएंगे, और कुछ लोगों को जो लालच दिया गया उन्होंने बेची तो, लेकिन उसका पैसा उन्हें बहुत कम मिला, है ना। अब पैसा जिनको कम मिला और जमीन भी बिक गई, फिर दद्दू और इन लोगों ने तो मना कर दिया था कि हम नहीं बेच पाएंगे। लेकिन फिर जब उनको फोर्स किया गया, कई लोगों को मार मार के फोर्स किया गया कि नहीं आपको बेचनी पड़ेगी, आपको अपनी जमीन देनी पड़ेगी, इस तरीके से उनको बहुत फोर्स किया, सब लोगों को मारा पीटा, फिर जो है उन्होंने दिया। लेकिन उनको जो है उस चीज का बहुत ही मेयर पैसा मिला। उनके पास में खाने पीने को दिक्कत आने लगी, कोई लाइवलीहुड उनके पास में था नहीं, उनको उनके घर से बेदखल कर दिया गया था, ठीक है। तो बहुत बड़ी मुश्किलों के साथ में वो लोग रहे। फिर अचानक से दद्दू के बेटे थे, यानी कि ये जो बच्चे कहानी सुन रहे थे उनके पिताजी थे, उनको जॉब दिल्ली में मिली, और फिर दद्दू का पूरा परिवार जो है वो दिल्ली में शिफ्ट हो गया। दिल्ली में शिफ्ट हुआ, फिर धीरे धीरे करके चीजें सुधरी। लेकिन आज भी जब वो आदिवासियों की ऐसी छवि देखते हैं तो उन्हें मन में बड़ा बुरा लगता है कि वो लोग जो है अपने कल्चर को नहीं रिप्रेजेंट कर पाते सही तरीके से, अपने कल्चर की कहानियां नहीं बता पाते सही तरीके से, क्योंकि जो फॉरेस्ट है, ठीक है, जो जंगल है, वहीं से हमें सारी चीजें मिलती है। क्या नहीं मिलता हमें, जंगलों ने, नदियों ने हमें क्या नहीं दिया, लेकिन हमने कभी उनका सम्मान नहीं किया। हमने हमेशा यही सोचा कि ये जो है ये हमारे प्रॉफिट के लिए है, और उखाड़ फेंके हमने सारी की सारी चीजें। हमारे पास में कितनी कितनी औषधियां हमारे जंगलों में थी, और इन औषधियों के बारे में सबसे ज्यादा यदि किसी को जानकारी थी तो वो हमारे जो आदरणीय हमारे जो आदिवासी जन है इन लोगों के पास में थी। लेकिन हम लोगों ने उन चीजों की वैल्यू नहीं की, और आज हम पूरी तरीके से फॉरेन मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट है ना, कि यहाँ से गोलियां, एंटीबायोटिक, हम सारी चीजें लेते हैं। लेकिन हमारा इलाज है, जो हमारी प्रकृति है, जिस तरीके से हम जमीन पर हमने जो जन्म लिया है, तो हमारी प्रकृति ही कुछ इस तरीके से है कि हमारी भारत की जो भूमि है उसी में हमको कई सारी ऐसी औषधियां मिलेगी कि हम वहां से ठीक हो जाएंगे। लेकिन हम जो है हम खुद पूरी तरीके से हम वेस्टर्नाइज होने को, यानी कि हम अपने आप को, जब हम ये जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं और हम सोचते हैं कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं तो हम मॉडर्न हो रहे हैं, ऐसा नहीं। मॉडर्न होना मतलब क्या, मॉडर्न होने का मतलब ये होता है कि अपनी लाइफ को हम कितना सिंपल कर पा रहे हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि मॉडर्न होने का मतलब ये है कि वो जो वेस्टर्न कल्चर है, जो इंग्लिश कल्चर है, वो मॉडर्न कल्चर है, ऐसा नहीं है। हम मॉडर्नाइजेशन को हमने गलत समझ लिया, हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ चले गए, और हमारे ही पास ऑलरेडी जो चीजें थी हम उसको भूलते चले गए। इस वजह से हमें कई सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी, और कई सारे लोग जो हैं, जो आदिवासी जन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उन लोगों को भी कई सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ी, उस बारे में हम जानते हैं। यदि मैं कह रही हूँ ठीक है, चलो यहाँ पे एक प्रश्न हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में आदिवासी का क्या मतलब होता है इस बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। तो प्रश्न हमें बताया गया है कम से कम 3 अलग अलग कारणों की व्याख्या करें कि क्यों समूहों को हाशिए पर रखा जा सकता है। आपके अपने शहर या गांव के अनुसार हाशिए पर रहने वाले समूह कौन है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 कारणों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला कारण होता है तो धर्म। लोग जो है अपने धर्म को सबसे ऊंचा बताने के लिए दूसरों के धर्म को नीचा बताने की कोशिश करते हैं, और यहीं पे आके सारी लड़ाइयां शुरू होती है। भाई मेरा तो ये मानना है, या फिर संविधान भी ये कहता है कि आप जो है, आपको पूरा अधिकार है, आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप अपने धर्म को माने। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि आपको अपने धर्म को मानना है तो आप दूसरे के धर्म को बढ़ने नहीं देंगे। हम धर्म पालन करने का मतलब क्या समझते हैं कि सिर्फ हमारा ही धर्म हो और कोई दूसरा धर्म ना हो, हम इसको धर्म पालन बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। धर्म होने का मतलब, धार्मिक होने का मतलब ये होता है कि हम हर व्यक्ति को अपने तरीके से जीने का हक दे, अधिकार दे पाए, और उनके हकों को, उनके अधिकारों को भी समझे, और उन्हें उनके हिसाब से जीने दे, और हम भी जो है अपनी तरीके से जी पाए। लेकिन हम जो है, हम
धर्म की परिभाषा ही इतनी उल्टी पुल्टी कर दी गई है कि लोग जो है उसको कहाँ से कहाँ चीजों को लेके गए, और इसी वजह से सारी जो है दिक्कतें हैं, और इसी वजह से हाशिए पर भी लोगों को रखा जाता है कि भैया जिन लोगों ने, देखिए, अपने आप को ऊंचा बताना है, अपने धर्म को अच्छा बताना है, तो दूसरे धर्म को नीचा तो बताना पड़ेगा। नीचा बताने के लिए उनको बड़ी किल्लतें उनके ऊपर जोर ढाते हैं और फिर परेशानियां आती है। ठीक है, धर्म के बारे में बात करने के बाद में बात करें तो हम जो है आती है जाति। जाति और धर्म अलग होता है। जाति के बारे में हम कहें तो जाति क्या, जैसे राजपूत, ब्राह्मण, मतलब वैश्य, शूद्र, ठीक है, जो ये वर्णों में बांटा गया है, कामों में ये जो बांटा गया है, ठीक है, इस तरीके से भी जो है कई बार हाशिए पर रखा जाता है कि भैया आप जो है, लोग कहते हैं, मतलब मुझे तो ऐसे शब्द यूज करना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब मतलब समझा रही हूँ तो आपको समझाने के लिए जरूरी हो जाता है कि लोग कहते हैं कि ये नीची जाति के लोग हैं, ये सवर्ण के लोग हैं। तो ये जो हमने बाउंड्री सेट कर रखी है, यही है कारण कई सारी चीजों का, जो हमने सोच अपनी बना रखी है, यही कारण है कि लोग जो है वो ठीक तरीके से नहीं जी पाते, अपने अधिकार को लेकर नहीं आगे बढ़ पाते हैं। और हम उनको समझते हैं कि हम, हर व्यक्ति, आप किसी भी जाति के व्यक्ति से पूछेंगे ना तो कहेगा कि मैं ऊंची जाति का हूँ। जैसे ही वो आया कि मैं मतलब अच्छी जात से हूँ, तो उसे ऐसा लगता है कि मैं जब अच्छी जात से हूँ तो दूसरा वाला नीची जात से है, वो मुझसे कम है। ठीक है, लेकिन ये जो है यहाँ के तरीके जो है वो गलत हो जाते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, लोगों को मार्जिनलाइज करना शुरू कर देते हैं, उनको अलग समझना शुरू कर लेते हैं। और एक बार हमने ये समझा तो फिर हम उनके प्रति भेदभाव भी शुरू कर देते हैं कि भाई हमारे हैंडपंप से पानी मत पियो, हम जब बैठे हैं वहां मत बैठो। ऐसी सारी चीजें भी जो है वो भावनाएं मन में आने लगती है, जो कि सरासर गलत होती है। तीसरी चीज यदि हम बात करें तो आता है इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि हमारी जो है वो फाइनेंशियल कंडीशन, है ना, कि हम हमारे पास कितना पैसा है। ठीक है, ये चीजें आती है। हिंदी में कहे इकोनॉमिक स्टेटस को कहा जाता है आर्थिक स्थिति। ठीक है, आर्थिक स्थिति पे बात आ जाती है कि भैया ये कम कमाता है, ये ज्यादा कमाता है, अमीर है, ये गरीब है, ये मीडियम है। तो अमीर है तो उसको ज्यादा इज्जत देना, जो गरीब है उसको फिर से मार्जिनलाइज करना, उसके लिए भेदभाव करना। ठीक है, तो ये 3 कारण है। अब आपको बताना है अपने अपने शहर या गांव में आपके अनुसार हाशिए पर रहने वाले समूह कौन है। ये आप देखिएगा, अपने घर में बातचीत कीजिएगा इस बारे में। ठीक है, और फिर यदि आप बातचीत करें तो ऐसा नहीं कि उनसे पूछ लिया कि कौन है, तो घर वाले झट से बता देते हाँ ये लोग ऐसे, ये लोग नीचे, ऐसा। तो ये चीज नहीं करने का, अपने को सुन लेने का कि वो किन लोगों के बारे में बता रहे हैं, फिर उनको समझाने का भी, क्योंकि अब आप पढ़ रहे हैं, आप चीजों को समझ रहे हैं, आप समझदार हो रहे हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाने का काम किसका है, हमारा है। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्क्स के लिए, मैं तो सिविक्स पढ़ाते मैंने तो हर चैप्टर में यही बोला है कि सिर्फ मार्क्स के लिए मत पढ़िए, डेली दिनचर्या के लिए पढ़िए। ठीक है, मार्क्स तो अल्टीमेटली आना ही है यदि आपने इन चीजों को दिल से समझ लिया और दिल से अपना लिया। ये जो चैप्टर्स में, मतलब ये जो पूरे सिलेबस में ये जो पाठ डाले जाते हैं, जो अध्याय डाले जाते हैं, इसी वजह से डाले जाते हैं ताकि हम लोगों को जो है कुछ समझ आए। और हम लोगों को यदि एक बार में समझ आई तो हम अपने परिवार लोगों को भी समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमें ये समझना है, घर वालों से समझना है कि भैया हमारे कम्युनिटी में किसको हमने हाशिए पर रखा गया है, यदि हाशिए पर रखा गया है तो ऐसा क्यों हमने किया, क्या मतलब हमारा क्या ऐसा स्वार्थ था कि हमें उन्हें हाशिए पर रखना पड़ा, और आज वो कितनी दिक्कतें फेस कर रहे हैं, इस बारे में भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदिवासी कौन लोग होते हैं इस बारे में समझते हैं। देखो, आपको अब समझ में आएगा वाकई में ये चीजें समझ देखने के बाद कि हम आज तक कितने गलत थे। आदिवासी, आदि का मतलब क्या है, आदि का मतलब क्या होता है, मतलब बहुत पुराना समय। आदि अंत, हम कहते हैं ना आदि से अंत तक। ठीक है, आदि मतलब शुरुआत से अंत तक। तो आदि मतलब क्या, आदि काल से, मतलब जब जब सब चीज शुरू ही हुई थी, तब से जो रहवासी है उन लोगों को कहते हैं आदिवासी। ठीक है, हमने आदिवासी शब्द को ये समझ लिया है कि आदिवासी मतलब क्या, पुराने लोग जिनको नहीं पता है, नहीं आता है, जो कबीलों में रहते हैं, डांस वांस करते हैं, जिनको कोई एजुकेशन, हम ऐसा समझते हैं, हमारी मेंटालिटी इस तरीके से बनी हुई है। लेकिन हम जो कहते हैं ना कि हम भारत देश के वासी हैं, तो भैया हम तो बाद में आए हैं, हम तो पता नहीं कहाँ से भैया वो कॉलोनियल रूल आया था हमारे यहाँ पर, फिर कुछ अलग अलग सत्ताएं आई थी, सल्तनतें आई थी, तो फिर जो मिक्स ब्रीड हुई उसको लेकर हो सकता है हम पैदा हुए हो। लेकिन ये जो आदिवासी लोग हैं, अगर कहा जाए तो भारत के नेटिव सिटीजन्स तो यही हैं। शुरुआत से जब चीजें होने लगी थी तब से ये लोग जो है हमारे
फॉरेस्ट की, हमारे जंगलों की, हमारी नदियों की रक्षा, उसी में ये लोग रहे, उसी की रक्षा इन्होंने करना चाहिए। और आज भी ये लोग सोचते हैं कि नहीं, यही हमारे देवी देवता हैं, यही हमारे भगवान है और हमें इनकी रक्षा करना ही हमारा धर्म है। इसीलिए वो जो है वो, अब जैसे जो फॉरेस्ट साइड रहता है, हमने उनको क्या डिक्लेयर कर दिया कि ये गांव हो गए, ये गांव हो गए, और उन्होंने भी छोड़ा नहीं, क्योंकि उन्हें उन चीजों से लगाव ही इतना था, वो उसको अपना धर्म समझते थे कि हमें इनकी रक्षा करनी है, हमें ये सारी चीजें करनी, इनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। तो वो जो है वो सिटी साइड में बढ़कर नहीं आए, जो आए जैसे दद्दू है वो आ गए। ऐसे कई सारे, वो तो खैर एक फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जो आ गए, फिर उन्होंने अपनी जिंदगी को थोड़ा सा बदल लिया, लोगों के हिसाब से ढाल लिया। लेकिन आज भी जिन लोगों को हम कबीले वाले बोलते हैं, जिन लोगों को हम आदिवासी बोलते हैं, जिन लोगों से हम नफरत करते हैं, जिन लोगों को हम पुराने बोलते हैं, वही लोग हैं जिन्होंने आज हमारे जंगलों को बचाया हुआ है, जिन्होंने आज हमारी नदियों को बचाया हुआ है, जो आज हमको मिनरल्स सारे दे रहे हैं, आयरन हो गया, डायमंड हो गया, कोल हो गया, ये सारी चीजें कहाँ से मिल रही है? ये हमको जंगलों से मिल रही है। जंगलों को सहेज कौन रहा है? आदिवासी को। आ रही है बात समझ में? इनके बिना हमारा जीवन कुछ नहीं है। यदि आप खुद को भारतीय कह रहे हैं तो सबसे पहले इन्हें सम्मान दीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो है वो ये अनंत काल से चले आ रहे हैं, हमसे पुराने हैं ये लोग, इनको तो सबसे ज्यादा सम्मान देना चाहिए। समझ रहे हैं आप बातों को? ठीक है। तो आदिवासी का अर्थ होता है मूल निवासी, मतलब जो मूल, जो जड़ है ना। जैसे मूल मतलब क्या? जड़ होना। जड़ क्या? जैसे कोई ट्री है, ठीक है, ये ट्री है मतलब ऐसी कुछ, ये ट्री है, इसकी जड़ मतलब क्या? रूट। जैसे ये रूट है, ये जो आदिवासी है ये रूट है, इनकी वजह से हमें, आप भले हम यहाँ झाड़ पे चढ़ के बैठे हो और अपने आप को बड़ा समझ रहे हो, लेकिन हमको दाना, पानी, हवा कहाँ से, किस वजह से मिल रही है? इनकी ये जो जड़ें हैं ये मजबूत होती है, इस वजह से हमको सारी चीजें मिल पाती है। ठीक है। तो ये जो जड़ है हमारे जीवन की, ये जो जड़ है ये कौन है? ये आदिवासी है। समझ में आ रही है बात? तो ये मूल निवासी है, ये मूल निवासी है हमारे देश के। ठीक है। तो वे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी जी रहे हैं। वो छोड़ ही नहीं पाते हैं उन जंगलों को, वो चाहते हैं उन्हीं में बस जाना चाहते हैं, वो उन्हीं में रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके पूर्वज भी वहीं पर रहे और उनको ऐसा सिखाया गया था कि यही इनको सहेजना ही हमारा परम कर्तव्य है और हमारा परम धर्म है। इस वजह से वो आज हमारे साथ में नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वो चाहते, वो रहना चाहते भी नहीं है। ठीक है। वो नहीं चाहते कि भैया, वो, उनको पता है कि किस तरीके से जंगलों को काट काट कर, किस तरीके से उनके एंसेस्टरों को मार मार कर जो है ये सारे शहर बसाए गए हैं। ठीक है। तो वो नहीं चाहते कि वो यहाँ आए और ये सारी चीजें और देखें, और यदि वो यहाँ आ जाते हैं तो फिर जंगलों को बचाने वाला कोई भी नहीं बचेगा। समझ रहे हैं आप? तो इनका बड़ा एहसान है यदि हम जिंदा भी हैं तो आज के बाद यदि आपको कोई कह रहा है कि आदिवासी है तो खींच के देना है। मतलब वाकई में ये जो है ये गलतियां हमारी है। मैं भले आदिवासी, आप सोचोगे कि मैडम आदिवासी होंगी तभी ऐसी बात, नहीं, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप वो चीज हो, लेकिन आपका नजरिया क्लियर होना चाहिए। ठीक है। यदि मैं उनको सम्मान दूंगी, इसका मतलब ये थोड़े है कि मेरा सम्मान घट जाएगा, मेरा सम्मान तो और बढ़ेगा। यदि आप किसी व्यक्ति को सम्मान देते हैं तो आपका सम्मान घटेगा नहीं, हमेशा बढ़कर ही ऊपर आएगा। ठीक है। तो आप भी लोगों को सम्मान देना सीखिए। आप नई जनरेशन है, नए लोग हैं, नया खून है। ठीक है। आप अपने परिवार लोगों को समझा सकते हो, परिवार के लोगों को बता सकते हो, चीजों को और डाइवर्स कर सकते हो, क्योंकि पुराने लोगों को भी गलती थी, उनके पास में इतने एजुकेशन होता नहीं था, इतने जो ये थॉट्स है जो अब आपको मिल सकते हैं वो उन्हें नहीं मिलते थे, तो उनको पता ही नहीं, सुन लिया तो ठीक है। लेकिन अब आपको जब इस चीज की रियलिटी पता है, आपको इस चीज की जब अगर सच्चाई पता है, तो आपको इसके ऊपर कदम जरूर उठाना चाहिए। यदि कोई घर में भले बड़ा व्यक्ति हो, यदि कोई ऐसी चीजों को लेकर भेदभाव करता है, तो आप जरूर अपना पॉइंट रखें और उन्हें समझाने का प्रयास करें। आदिवासी कौन लोग होते हैं, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आदिवासी समाज अधिक विशिष्ट क्यों है, डिस्टिंक्टिव क्यों है, यानी कि अलग क्यों है आदिवासी समाज, इस बारे में समझते हैं। आदिवासी समाज जो है वो डिस्टिंक्टिव इसलिए है, अलग इसलिए है, क्योंकि वो लोगों में ऊंच नीच वाला व्यवहार नहीं करते। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग है। राजाओं के साथ शासन जब आए थे तो आपने देखा होगा, आपने अगर रामायण महाभारत या कोई भी ऐसी पुरातन कहानी देखी होगी ना, तो आपने देखा होगा कि ये लोग अधिकतर आपको जंगलों में मिले।
जंगलों में रहते हुए दिखाई दिए। ठीक है, जो जब राम जी जब जा रहे थे वनवास के लिए, तब राम जी को छोड़ने के लिए भी जो गए थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है बराबर से, लेकिन जो छोड़ने गए थे वो भी आदिवासी थे। ठीक है, राम जी ने उनको बराबर सम्मान दिया था, और जब राम जी लौट कर आए थे तो उनको अपने भवन में भी उन्होंने जगह दी थी। ठीक है, उनके मतलब जहाँ पे सारे मंत्री बैठते थे वहां पर भी वो बैठते थे। आप देखना, जब आप शुरुआत की चीज देखोगे ना, जब उनको छोड़ने के लिए जिन्होंने नदी पार करवाई थी वो आपको वहां पे दिखेंगे। उसके बाद में जब लवकुश आकर जो है पूरी कथा सुनाते हैं, रामायण सुनाते हैं, वो जो पूरा भजन है उसको जब सुनाते हैं ना, तो वहां पर भी आपको वही व्यक्ति जो है वो वहां पर देखने को मिलेंगे। राम जी ने भी उनको बराबर का सम्मान दिया था। तो सम्मान देने वाले लोग बराबर से सम्मान देते, जिनको नहीं आता वो तो साले ऐसे ही निकल जाते। तो हमको राम बनना है या फिर दूसरे लोगों की तरह रहना है, ये हमारे ऊपर है। ठीक है, तो आदिवासी जो है ये लोग, इन्होंने कभी ऊंच नीच का व्यवहार किया ही नहीं, ये अपने इसमें रहने आए नहीं, तो हमारे जैसे बने भी नहीं, भगवान की दया से अच्छा है। वो शुरुआत से ही उनको जंगलों से प्यार था, पूरी प्रकृति से प्यार था, तो वो उसी में रहे। उन्होंने ऊंच नीच की भावना कुछ रखी नहीं। ठीक है, वो उन्होंने जंगलों की सेवा करना, पेड़ों की पूजा करना, ठीक है, औषधियां लेना, उनकी चीजों को समझ रखना, इसी बारे में उनकी भावनाएं रही। और वो राजाओं वगैरह से सबके शासन से जो है वो बिल्कुल अलग रहते थे। ऐसा नहीं है कि ये इस प्रदेश का राजा था या फिर इतने इतने एरिया का राजा था तो वो आदिवासी लोगों पर भी कंट्रोल कर सकते थे, ऐसा नहीं था। आदिवासी लोगों का काम, वो तो सिर्फ अपने अलग जंगलों में झाड़ियों में वो रहते थे, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं था। हालांकि राजा लोग जरूर इनके ऊपर डिपेंडेंट होते थे, क्योंकि खेती की चीजें जानने के लिए या औषधियों के बारे में जानने के लिए, क्योंकि ये तो जंगलों में रहते थे, इनको बहुत ज्ञान होता था। दिन दिन भर ये अपना वहीं पर बिता देते, सालों निकाल देते थे, तो इनको बहुत ज्ञान होता था सारी चीजों का। तो जो बड़े बड़े राजा और ये लोग रहते थे, ये जरूर इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते थे बहुत सारी चीजों के लिए। ठीक है, तो आदिवासी अलग क्यों है? क्योंकि ये अलग ही रहना पसंद करते थे। ये हमारी जो भी भेड़ चाल है इन सब से दूर, और इनके बीच में ऊंच नीच का कोई भावना नहीं थी, इसका कोई ये जो फर्क है ये बहुत कम रखते थे, इसलिए आदिवासी जो है वो विशिष्ट थे। यदि आपको एक सवाल आता है तो आप इस तरीके से इसको लिखिएगा। भारत में सबसे अधिक आदिवासी कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में सबसे अधिक आदिवासी जो है वो उड़ीसा में पाए जाते हैं। उड़ीसा में 60 से अधिक विभिन्न आदिवासी समूहों का घर है। यदि आपको इस बारे में और जाना है तो एनसीईआरटी में पूरे आंकड़े लिखे हुए हैं, जिस तरीके से यहाँ पर ये बताया गया है ना, ये मैप में 0.6, ठीक है, ये क्या है? परसेंटेज में है। ठीक है, 0.6 मतलब 60%, 2.9 मतलब 29%, 5.7 मतलब 57%, ऐसा कि मतलब इनकी जो जनता है इसमें से कितने लोग जो है वो कितना परसेंट जो है वो आदिवासी है ना। तो इस बारे में आप देख सकते हैं। उड़ीसा को हम थोड़ा सा ढूंढते हैं यहाँ पर, ये रहा उड़ीसा हमारा। ठीक है, ये रहा उड़ीसा यहाँ पर। ठीक है, ये बता रखा है कि किसमें कितने कितने क्या क्या है। ठीक है, और ये आप आदिवासी को यदि आप रिलेट नहीं कर पा रहे, आपको ऐसा लग रहा हो कि कहाँ रहते हैं, तो आप शेड्यूल्ड ट्राइब जो हम कहते हैं ना, एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, यही है हमारे आदरणीय। ठीक है, अब आप सोचो कि कितना भेदभाव किया जाता था इन लोगों के प्रति, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कि सबसे ज्यादा सम्मानजनक लोग हैं। फिर ये क्या है, धीरे धीरे करके जिन लोगों को अपने आप को डेवलप करने से, दद्दू की फैमिली वो सिटी में आई ना, ऐसे धीरे धीरे करके कई सारे लोग जो है वो सिटी में आने लगे और अपने आप को डेवलप करने लगे भैया। जैसे जिन लोगों की अपनी इच्छा, किसी को जंगलों में रहना था, वो लोग, कई सारे लोग जंगलों में रहते थे। कुछ जिन लोगों की इच्छा थी कि भैया हम बाहर आके और डेवलप हो सकते हैं, तो फिर वो लोग जो है वो शहरों में आना करे। लेकिन शहरों में भी आए तो इन लोगों को इतनी दिक्कतें सहनी पड़ी कि इनको बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया गया था, कि हमारे साथ नहीं बैठना, हमारे साथ नहीं खाना, हमारे साथ में नहीं उठना, हमारा जूठा पानी नहीं पीना है, आपका जूठा पानी हम नहीं पिया, आपके घर में हम नहीं आए, हमारे घर में आप नहीं आओ। ऐसी चीजें जो है, ये सोच जो है हमारे लोगों ने बना रखी थी, जो कि बहुत ही भद्दी थी। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे इनको सम्मान दिया गया कई सारी चीजों को लेकर। रिजर्वेशन के थ्रू जो है वो सबसे ज्यादा इनको धीरे धीरे करके सम्मान अपना गेन करने में मदद मिली। पुराने लोग तो इतने गलत चीजें करते थे कि मतलब छाया भी हमारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, उसी चीज का भुगतान आज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप किसी व्यक्ति को कमजोर समझोगे तो आज नहीं तो कल उसका समय बदलेगा ही, और बदलना भी चाहिए। क्यों नहीं बदलना चाहिए? उसको अपना हक जरूर मिलना चाहिए। फिर हम जब कहते हैं कि हमारे साथ में ऐसा हो रहा है, तो हाँ, हमारे कर्म है जिसकी वजह से हमको बहुत सारी चीजें सहनी पड़ती है। किसी को भी किसी भी वजह से नीचा दिखाने का हक आपका कभी नहीं है। आपको अपना जीवन दिया गया है, आप बहुत अच्छे से जिए, लेकिन आप यदि अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे का बुरा करेंगे। आप करते रहो, उन्हें भी उठाओ, उन्हें भी आगे बढ़ाओ। ठीक है,
आदिवासी में जो 60 से अधिक जो है वो विभिन्न आदिवासी के समूह का घर जो है वो उड़ीसा में है। ठीक है। आदिवासी और धर्म के बारे में यदि हम बात करें तो आदिवासी जो है वो हिंदू, मुसलमान, ठीक है, ईसाई धर्म, इन सबसे जो है वो बहुत अलग धर्म पालन करते थे, जिसमें पूर्वजों, प्रकृति की आत्माओं या गांव की आत्माओं की पूजा जो है वो शामिल थी। क्या करते थे? रिवर स्पिरिट, मतलब नदियों की जो आत्माएं हैं, या फिर जंगलों की जो आत्माएं हैं, ठीक है, गाँव की जो आत्माएं हैं, इनकी पूजा करने में बहुत बिलीव करते थे, क्योंकि इनका मानना ये था कि यही जो है इनकी रक्षा करते हैं, यही जो है जंगलों की रक्षा करते हैं, ठीक है, ये पूर्वजों की पूजा करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये अपने धर्म का पालन करते थे। लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे करके इन्होंने, यदि धर्म में से अगर ये कन्वर्ट भी हुए कहीं हद तक, तो इन्होंने ईसाई धर्म को चुना, जो कि कई हद तक इनको ऐसा लगा कि रिलेटेबल है। तो ईसाई क्रिश्चियनिटी में ये जो है इन्होंने धर्म जो है कुछ लोगों ने परिवर्तन किया था। ठीक है, लेकिन ये किन लोगों की पूजा करते थे? यदि कोई आपसे सवाल पूछता है तो आप इसका उत्तर ये दे सकते हैं। ठीक है। हाँ, भाषाओं और बोलियों के बारे में यदि हम बात करें तो आदिवासी भाषाओं ने अक्सर बंगाली जैसे मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को के गठन को प्रभावित किया है, और संथाली में बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है, और प्रकाशनों का एक महत्वपूर्ण निकाय है। ठीक है, बोलियों को लेकर इन्हें बड़ी परेशानी आती थी। जब ये धीरे धीरे करके सिटीज में आने लगे तो फिर लोगों ने इनकी बोली को देखकर भी इनको बहुत प्रताड़ित किया, क्योंकि इन्हें हिंदी बहुत कम आती थी। संथाली जो है ये सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, जो ये लोग आपस में यदि बात करते हैं तो संथाली में बात करते हैं। अब इनको बड़ी परेशानी आई हिंदी को समझने में। इंग्लिश को तो काफी समय लगा, क्योंकि रहना सहना सब कुछ इनका बहुत अलग था, तो इस वजह से इनको बहुत प्रताड़नाएं सहनी पड़ी। लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने भी बहुत सारी चीजें सीखी और खुद को डेवलप बनाने का प्रयास किया। ठीक है, आदिवासी भाषाओं ने अक्सर बंगाली जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं के गठन को प्रभावित किया। यदि हम बंगाली की बात करें तो वो कई हद तक जो है वो आदिवासी भाषाओं से प्रेरित होकर बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदिवासी और प्रचलित छवियों की बात करें तो बहुत ही खराब कर रखी है। जब मैंने शुरुआत में चैप्टर ही आपको पढ़ाने के लिए मैंने पूछा था कि आदिवासी से आप क्या समझते हैं, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में कई सारी चीजें आई हों जो कि गलत हो। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आपका दिमाग जो है वो, भगवान से विनती करती हूँ कि यदि कुछ गलत हो आपके दिमाग में तो वो बदले, और सभी के प्रति आपके मन में सम्मान आए। जब हम आदिवासियों के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर रंगीन वेशभूषा, सिर पर मुकुट, कुछ इस तरीके से जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, इस तरीके से जो है हम इनको समझते हैं, और हमेशा नाचते गाते रहने की गलत कल्पना हम करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये बस यही करते रहते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इनका कल्चर है भाई। राजस्थान में यदि घूमर किया जाता है, बंगाल में यदि उनका कोई डांस किया जाता है, उड़ीसा में यदि कोई डांस किया जाता है, तो हर लोगों का अपना एक तरीका होता है खुशियां मनाने का, चीजों को सेलिब्रेट करने का। इसका मतलब ये तो नहीं कि राजस्थान वाले हमेशा घूमर में ही डोलते रहते हैं और खाना बनाते रहते हैं। ठीक है, हमने ऐसी तो नहीं सोचा, तो फिर इनको लेकर क्यों हम ऐसी छवियां बनाते हैं दिमाग में। ठीक है, हम वास्तव में उनके बारे में क्या जानते हैं? हम कुछ भी नहीं जानते उनके बारे में। ठीक है, हमें कुछ पता ही नहीं है कि वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है और वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं। ठीक है, प्रचलित छवियां इनकी जो है बहुत गलत ही बना रखी है हम सभी लोगों के सामने, जो कि बहुत ही गलत चीज है। ठीक है, आदिवासी और विकास के बारे में यदि हम बात करें तो अब जैसे क्या हुआ था कि वो लोग जंगलों में रहते थे। ठीक है, अब जंगलों में रहते थे तो जंगलों से हमको टिम्बर है ना, गोल्ड सिल्वर है, और डायमंड है, कॉपर है, आयरन ओर है। ठीक है, ये सारी चीजें मिलती थी। अब जब हमें ये मिलने लगी तो हमको ऐसा लगने लगा कि खोदो, करो खुदाई। अब जहां पर खुदाई करनी थी तो वहां पर तो ये लोग रहते थे। अब ये लोग रहते हैं और खुदाई कर दी यदि वहां पे, तो ये तो डिस्प्लेस हो गए। ठीक है, तो ये लोग जो है इनको वहां से हटा दिया जाता था, और हटा देते थे तो फिर इनको उसका मुआवजा भी, कई बार वो प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती थी, या कई हद तक कई सारे केसेस में तो मुआवजा भी नहीं दिया जाता था। ठीक है, ये लोग वहां रहते थे, इनको सीधा बेदखल कर दिया जाता था, जिस तरीके से दद्दू के परिवार को बेदखल किया था। ठीक है, तो इनको बड़ी परेशानी आती थी। हमको मतलब हमने अपने मतलब के लिए कई कई सारे स्क्वायर फीट ऑफ मतलब फॉरेस्ट जो है उनको काट दिया। कई सारे डैम्स बनाने के लिए हमने जो है जंगलों को पूरा उखाड़ दिया, जंगलों को उठाड़ दिया, तो जंगलों में रहते थे तो इनके भी घर जो है वो टूट गए। आप इमेजिन करो कि आपके घर के नीचे कुछ मिला है और सरकार चाहती है कि आपके घर को तोड़ दिया जाए क्योंकि नीचे खुदाई करनी है, और आपको उस चीज का मुआवजा भी नहीं दिया जाए, क्या बीतेगी आपके ऊपर।
तो ये सिर्फ आपको सिर्फ सोचने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा हुआ है इन लोगों के साथ में। और सिर्फ कुछ लोगों के साथ में नहीं, पूरी पूरी कम्युनिटी उखाड़ के फेंक दी जाती थी सिर्फ मतलब के लिए। और चलो ठीक है, जरूरत है, आपने तो वहां से ले लिया तो इनको मुआवजा तो दो, इनको रहने के लिए जगह तो दो, इनको एम्प्लॉयमेंट तो दो। इस बारे में तो ध्यान ही नहीं रखा जाता था। जैसे तैसे करके ये जो है अपना गुजारा करते थे। ऐसे कई सारे लोगों की मौत हुई, कई सारे लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, कई सारे लोगों को अपने घर गंवाने पड़े। ठीक है, मतलब सिर्फ इन लोगों की वजह से कि हाँ, सिर्फ हम जैसे मतलबी लोगों की वजह से कि भैया हमको फॉरेस्ट से कुछ मिल रहा है। तो फॉरेस्ट की सेवा कभी नहीं की है, उनकी पूजा कभी नहीं की है, उनको कभी जाकर एक लोटा पानी भी नहीं चढ़ाया है। लेकिन हाँ, अगर उनके नीचे से धन यदि हमें मिल गया है, या कोई आयरन ओर हमें मिल गया है, या डायमंड मिल गया है जिससे को बेचकर पैसा कमाया जाता है, ठीक है, तो बस उखाड़ के फेंक दिया। भले जमीन जो है वो हमारी है ही नहीं, जमीन भले इन लोगों की है, इन लोगों से पूछा भी नहीं जाता था, इन लोगों को कोई एग्रीमेंट भी नहीं दिया जाता था। ठीक है, पूरी तरीके से हटा दिया जाता था और जमीन को कब्जे में कर लिया। सेवा ये करते थे, पानी ये देते थे, पेड़ों को ये बढ़ाते थे, ठीक है, उनको ध्यान ये रखते थे, ठीक है, सारी चीजें ये करते थे। मतलब पूरी, मतलब आप सोचो कि आपका कोई खेत है, आपने उसकी पूरी फसल बोई है, उसमें पानी डाला है, बीज डाला है, सब कुछ पैसा लगाया है, अपना घर बार सब कुछ लगा दिया, बीवी बच्चों को समय नहीं दिया, सिर्फ उसी के अंदर लग गए, और अचानक से कोई आता है, फसल उग जाती है तो कहते हैं ये फसल तो हमारी है और ये जमीन भी हमारी है, आप जाओ। ठीक है, तो ऐसा इन लोगों के साथ में होता था, और मुआवजा भी नहीं दिया जाता था, और ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते थे। ऐसे में इनको एजुकेशन मिलने का भी कोई चांस नहीं था, क्योंकि पैसा नहीं था। शहर में भी जाने के लिए तो पैसा लगता है ना, इस वजह से इनके पास में कुछ भी नहीं बचा। और फिर जब कुछ नहीं बचा तो ना हेल्थ बची, घर में खाने को चीजें नहीं बची, तो बच्चे भी जो है वो बहुत सारे माल न्यूट्रिशन हो जाते थे। ठीक है, तो कई सारी दिक्कतें जो है ये देखने को मिलती थी। 19वीं सदी तक, 19वीं सदी के मध्य तक जो है हमारा भारत देश, यदि आप पूरी लैंड की बात करो ना, तो 19वीं सदी तक जो है वो बहुत सारा हिस्सा जो है वो जंगलों से भरा था। 19वीं सदी के मध्य तक बहुत सारा हिस्सा जो है, या हो सकता है हमारा, मेरा घर जो है, जहाँ आपका घर है वहां पर भी जंगल। आप पूछेंगे ना अपने दादा दादी से तो वो बताएंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं था, एक दो घर ही थे, खूब सारे पेड़ थे, ऐसा वो बताएंगे। फिर धीरे धीरे करके लोग जो है वो गांव से शहर में आने लगे, आदिवासी लोगों के साथ में भी ऐसी चीजें होने लगी, तो फिर वो लोग भी शहर में आने लगे। अब शहर में आने लगे तो घर बनाने लगे, घर बनाने लगे तो काटा पीटी होने लगी। ठीक है, इस तरीके से चीजें होने लगी। और फिर आदिवासियों को वनों का, जैसे क्या था, आदिवासी के ऊपर बहुत सारे गवर्नमेंट भी कई सब बार डिपेंडेंट रहती थी, क्योंकि आदिवासी लोगों को पता होता था कि भाई कहाँ पे से कोई सी औषधि मिल रही है, कहाँ पे से आयरन और निकलेंगे, कहाँ से ज्यादा मिलेंगे, कहाँ से कम मिलेंगे, किस जंगल में ज्यादा पानी निकलेगा, किस में नहीं निकलेगा, ये इनको पता होता था। कई हद तक ये डिपेंडेंट रहते थे। लेकिन जैसे जैसे फॉरेस्ट क्लियर हुए, सरकार का मतलब खत्म हुआ, कॉल कंपनी वालों ने सारी चीजें हड़प ली, और फिर ये जो है इनकी इनकी तरफ से भी जो इनका हक था, जो इनका एक अधिकार था, वो भी धीरे धीरे छीनने लगा, और इनका नियंत्रण भी जो है वो छूटने लगा। ठीक है, तो 19वीं सदी के मध्य तक आदिवासियों को वनों का गहन ज्ञान, उन तक पहुंच और नियंत्रण था। महत्वपूर्ण वन संसाधनों तक पहुंचने के लिए साम्राज्य आदिवासियों पर निर्भर थे। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है लोह स्मेल्टर, ठीक है, आयरन स्मेल्टर्स की अगिरिया जनजाति की महिलाएं। ठीक है, इस बारे में इस तरीके से इनकी फोटो भी दी हुई है। ठीक है, एक और प्रश्न हमें दिया गया है, आज के भारत में कौन सी धातुएं महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, वे धातुएं कहाँ से हासिल होती है, क्या वहाँ आदिवासियों की आबादी है, ऐसे 5 उत्पाद बताइए जो जंगल से नहीं मिलते और जिनका आप घर में इस्तेमाल करते। इसके उत्तर मैं आपको बताती हूँ, अच्छे से लिखना आप, मैंने लिखे हुए हैं, इसको मैंने ढूंढे हैं कहीं पर। मतलब क्योंकि क्या होता है, हम समझा तो देते हैं, लेकिन वही जो मैं हमेशा कहती हूँ, समझा देते हैं लेकिन फिर जब लिखने बैठते हैं ना तो शब्द नहीं मिलते। इसलिए बेटर है कि, क्योंकि ये प्रश्न आपको एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो हमें शब्दों का सही चयन करना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको डिक्टेट कर देती हूँ, जैसे मैं बोलूँ वैसे आप लिखते चलना। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। इसको कैसे, जैसे सबसे पहले प्रश्न में कितनी है, 3 चीजें हैं। ठीक है, एक तो ये वाला, एक ये महत्वपूर्ण क्यों है, कौन सी धातुएं महत्वपूर्ण है, क्यों वे धातुएं कहाँ है, ये दूसरा वाला, और ये तीसरा वाला। ठीक है, ये 3 प्रश्न है। तो सबसे पहले का उत्तर दीजिएगा, आज के भारत में कौन सी धातु महत्वपूर्ण है और क्यों। तो लिखिएगा लोहा, कॉमा तांबा, कॉमा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कैसे लिखते हैं बता देती हूँ, एल्यूमिनियम।
ठीक है, मैं भी क्रॉस चेक कर लिया, पता चले कि मैंने गलत लिख दिया। एल्यूमिनियम, ठीक है, लोहा कॉमा तांबा कॉमा एल्यूमिनियम कॉमा सोना कॉमा चांदी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन धातुओं पर आधारित उद्योग निर्भर करते हैं। ठीक है, जैसे सोने चांदी का उद्योग अलग है, लोहे का उद्योग अलग है, एल्यूमिनियम का उद्योग अलग है ना, क्योंकि ये निर्भर करते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखिएगा, मतलब ये वाला दूसरा, वे धातुएं कहाँ से हासिल होती हैं? हमें ये धातुएं झारखंड कौमा उड़ीसा कौमा पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ से प्रमुखता से प्राप्त होती हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखिएगा, क्या वहां आदिवासियों की आबादी है? हाँ, यहाँ आदिवासियों की सबसे अधिक आबादी है। ठीक है, अब ये बी, ऐसे पहले ए लिखा, ए के अंदर 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा ऐसे, और फिर बी प्रश्न का उत्तर दिया। ठीक है, आ रही बात समझ में? ऐसे करके बी प्रश्न का उत्तर लिखिएगा, ऐसे 5 उत्पाद बताएं जो जंगल से नहीं मिलते और जिनका आप घर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा जलाऊ लकड़ी, ठीक है, जलाऊ लकड़ी कॉमा इमारती लकड़ी, ठीक है, कॉमा लाख, लाख, ठीक है, वो जो चूड़े पहनते हैं ना, लाख के चूड़े ऐसे, और लाख भी कई सारी चीजों में काम आती है। ठीक है, तो लाख, गोंद कॉमा फल कॉमा जड़ी बूटियां। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ आके जो है हमारा ये वाला प्रश्न खत्म हो जाता है। आशा करती हूँ समझ, ऐसे कुछ अलग से तो था नहीं, सिर्फ उत्तर देना था, है ना, मतलब जगहों के नाम बताने थे और चीजों के नाम बताने थे, वो हमने बता दिए। ठीक है, विकास परियोजनाओं के कारण होने वाली समस्याओं को अब हम समझते हैं। आदिवासियों को बागानों और उद्योगों में श्रमिकों के रूप में जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया है। खनन परियोजनाओं से विस्थापित होने वाले 50% से अधिक लोग क्या है? आदिवासी है, क्योंकि हमें टिम्बर चाहिए, हमें सोना चांदी, मतलब कोल डायमंड कॉपर, ये सारी चीजें चाहिए। जिन जगहों से हमें डैम बनाना है वहां पर आदिवासी रहते थे, उनका मूल निवास था वहां पर, और यदि हमें वहां पे ये सारे प्रोजेक्ट करने हैं तो हमें उनको कहना पड़ेगा कि आपको दूसरी जगह जाना है। अब जब वो अपना घर, आप सोचिए ना खुद ही कि आपके घर में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपको कहीं और भेजा जा रहा है, तो आपको क्या समझ आएगा कि अब हम क्या करें? ठीक है, एक जो लिंक बनी होती है जीवन की, उसी को तोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो उनको बड़ी परेशानियां आती है, बड़ी समस्याएं उनको आती है, खाने पीने से लेकर, रहने से लेकर, खाने पीने से लेकर, कमाई से लेकर, सब चीजों में बहुत उनको परेशानियां उठानी पड़ती है, और फिर उनको मजबूर कर दिया जाता है कि वो क्या करें, श्रमिकों के रूप में जो है वो अपना जीवन यापन करे और एक मजदूर के रूप में काम करे। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गई, या पटाखे वाली फैक्ट्रियां हो गई, केमिकल फैक्ट्रियां हो गई, बहुत मतलब उनको रिस्क भरे काम करने पड़ते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। ठीक है, और ऐसी परिस्थितियां जो है उत्पन्न होती है, तो व्यक्ति का क्या करेगा? उसके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि मानते हैं कि टिम्बर, मतलब ये जो सारे चीजें हैं जिनको हम निकालने के लिए, जमीन से निकालने के लिए हम को जरूरी भी है करना, चलो मान लेते हैं फिर भी कि मान लीजिए कि ये जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि जिनके हक की वो जमीन है आपने उनको बेदखल कर दिया और उसके बाद में आप उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे, क्योंकि ये जो सारी चीजें मिली हैं हमें, वो इन्हीं लोगों की वजह से मिली है। यदि ये पौधों का ध्यान नहीं रखते, उनको पेड़ बनाने में मदद नहीं करते, भाई पौधों को भी सिंचाई जरूरी है, तभी तो वो पेड़ बनते हैं। ठीक है, और जब तक ये सारी चीजें नहीं होगी तब तक जमीन में कैसे वो, जिसको आप सोना चांदी ये सब मान रहे हैं, वो कैसे बनता है? ठीक है, पेड़ों की वजह से ही बनता है। ठीक है, तो हम इन चीजों का ध्यान नहीं देते। जिन लोगों ने हमें ये चीज दी है, हमें हमारी झोली में भरा है, मतलब इस चीज को, और हम उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम उनको बेदखल कर देते और श्रमिकों के रूप में जो है उनका जीवन यापन करने पे उनको मजबूर कर देते। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है। कल को आप कलेक्टर बन जाए, कल को आप में से कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, तो ये सारी चीजें जो है वो काम आने वाली हैं। या आप देख रहे हैं कहीं पर कि ऐसा हो रहा है आपके आसपास के इलाकों में, भले आप कोई ऐसी पोस्ट पे ना रहें, नॉर्मल जॉब करें या फिर अच्छी जॉब करें, यदि आप देख रहे हैं कि आपके आसपास के इलाकों में ऐसा हो रहा है, आपके खुद के गांव में ऐसा हो रहा है, तो आपको स्टैंड लेना चाहिए इस चीज को लेकर कि आप जिन लोगों को बेदखल कर रहे हैं उन्हीं लोगों ने ये सारी चीजें की है। तो यदि आप उनको हटाना यहाँ से चाहते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखें कि फिर इनकी दूसरी व्यवस्था करें। ठीक है, ताकि इनको जो है जीवन जीने में जो है थोड़ी सी आसानी मिले और ये अच्छे से अपने बच्चों का देखभाल कर सके, इनको थोड़ी सी कुछ नौकरी दी जाए उसके बदले में। ठीक है, या फिर वेजेस दिए जाए इसके बदले में, उनको जो भी मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वो तो उनकी जमीन थी, अब आपने उसको हड़प ली तो उसका मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए ताकि उन्हें आगे परेशानी ना आए। ठीक है, इस बात को लेकर आप अपना मुद्दा जो है वो बिल्कुल उठा सकते हैं बिना
कोई दूसरा थॉट अपने दिमाग में लाए, ठीक है। तो जरूर यदि आपको ऐसा लगे तो जरूर ऐसे लोगों की मदद करने के लिए बिना सोचे समझे खड़े हों, ठीक है। एक डोंगरिया कोन्स का विस्थापन की बात चल रही है, ठीक है। एक न्यामगिरी हिल करके है उड़ीसा में, जहां पर क्या है कि एक प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी एक आदिवासी समुदाय डोंगरिया कोन्स के घर न्यामगिरी हिल्स ओडिशा में एक खदान और एक रिफाइनरी स्थापित करने की योजना बना रही है। न्यामगिरी हिल को ये जो डोंगरिया कोन्स के लोग हैं, है ना, जो आदिवासी न्यामगिरी हिल को एक भगवान की तरह पूछते हैं, मतलब बहुत मानते हैं। अब वहां पर जो है उन्हें निकली है कई सारी चीजें, गौ सरकार को मिली है कई सारी चीजें, तो वो चाहती हैं कि वहां पर जो है ये जो समुदाय है डोंगरिया कोन्स का जो समुदाय है, इसको क्या किया जाए, डिस्प्लेस किया जाए और वहां पर जो है रिफाइनरी और ये बनाई जाए। कौन कर रही है ये? एक प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी जो है ये कर रही है। इसके ऊपर काफी सारे जो है लोग खड़े हुए हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट भी, अब तो बहुत जागरूकता फैल गई है, तो कई वैसे सुनने में आता है तो फट से सारे इन्वायरमेंटलिस्ट या पढ़े लिखे लोग जो है वो सवाल उठाने के लिए खड़े हो जाते हैं कि नहीं ये गलत है, और फिर यदि आप कर भी रहे हैं तो इनको मुआवजा मिलना चाहिए, या फिर इनको अगर आप हटा रहे हैं तो फिर इनको जीवन जीने की जो भी इनकी जरूरतें हैं इसको पूरा करना चाहिए। तो ऐसी कई सारी बातें चल रही हैं, देखते हैं फिर क्या होता है आगे, ठीक है। उसके बारे में हम समझते हैं प्रवास और गरीबी, माइग्रेशन। अब जैसे हो गया, उसके बाद में क्या करते हैं, जब इनको डिस्प्लेस कराते हैं, माइग्रेट करते हैं, वहां से माइग्रेट मतलब प्रवास करते हैं, मतलब वहां से निकल के दूसरी जगह पर जाने की कोशिश करते हैं। अब जब ये जाने की कोशिश करते हैं तो कई आदिवासी कम काम की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 45% आदिवासी समूह और शहरी क्षेत्रों में 35% लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। अब जैसे ये आ तो जाते हैं पैदल पैदल अपना सामान उठाकर, सब कुछ उठाकर शहरों की तरफ, गांवों की तरफ, ठीक है, अपने जंगलों को छोड़कर, लेकिन इनको गरीबी का बहुत सामना करना पड़ता है, क्योंकि अभी तक ये जंगलों में रहे। जंगलों में कहाँ एजुकेशन मिलेगा, जंगलों में कहाँ नौकरियां हैं। अचानक से जब ये सारी चीजें देखते हैं तो इसमें इनको ढलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जाहिर सी बात है, उनकी जगह हम भी हो तो हमारे लिए भी इस चीज में ढलना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाए। हम कैसे लोगों में ढलेंगे, कैसे अपने आप को डेवलप करेंगे? ये जो शहरी और ये जो गाँव की जो अलग हवा है, ये तो जंगलों से तो बहुत अलग है ना, तो चीजों को समझने में इनको काफी समय लग जाता है। इस वजह से जो ये गरीबी रेखा के नीचे रह जाते हैं, ठीक है। बच्चे जो हैं एक दूसरे को देखकर उनको ऑकवर्डनेस फील होती है कि हम कम हैं या हमारे पास में कम है, देखो इनके पास में ये है, इनके पास ये है, तो एक कॉन्फिडेंस, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो भी काफी कम हो जाता है। कुछ लोग होते हैं फिर वो गॉड गिफ्टेड होते हैं जो अपने बल पर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी कई, मतलब जब बात करें तो जनरल वे में ही बात की जाएगी, क्योंकि अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ तो कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि अरे एसटीज लोग तो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो बेटा बात सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान की या 4-5 पर्टिकुलर लोगों की नहीं है, क्योंकि हम विकसित लोग हैं, ठीक है। तो हमारे सर्कल में कौन रहेंगे? हमारे सर्कल में विकसित लोग ही रहेंगे। कि आप किसी गरीब लोग के साथ में आपके सर्कल में कैसे आएगा? जाहिर सी बात है ना। तो हमको यदि हम ऐसे लोगों की बात करें तो हमको एक जनरल वे में सोचने की जरूरत है, ठीक है, परसेंटेज वाइज सोचने की जरूरत है कि इतने लोग हैं तो उनमें से अगर कुछ 10-15 लोग आगे भी बढ़ गए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि पूरी कम्युनिटी ही आगे बढ़ गई है, ठीक है। पूरी तरीके से यदि हम सोचेंगे तो आज भी जो है वो काफी पिछड़ेपन का सामना जो है इन्हें करना पड़ता है, और ये पिछड़ापन उनको हमारी ही वजह से मिलता है, और फिर हम ही उन्हें देखकर कहते हैं कि ये तो बहुत पिछड़े हैं। और ये बात समझ में, तो सारा दोष जो है ये हमारे जैसे लोगों का ही है, जो आगे नहीं बढ़ने दे सकते और अपनी कुछ चंद जरूरतों के लिए जो है आदिवासियों को या फिर दूसरी कम्युनिटीज को अपने घर से बेदखल कर देते हैं, और फिर उनका मुआवजा भी ना मिलते हुए उनको भयंकर गरीबी का सामना जो है उन्हें करना पड़ता है, ठीक है। अब एक प्रश्न आता है, आपकी राय में यह बात महत्वपूर्ण क्यों है कि आदिवासियों को भी उनके जंगलों और वन भूमि के इस्तेमाल से संबंधित फैसलों में अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए? लिखिएगा, सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, इस बात से आदिवासियों का जीवन तथा अस्तित्व दोनों जुड़े हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यदि आदिवासियों की राय नहीं ली गई तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट लिखिएगा। समझ में तो क्यों ये हमें आ चुका था, लेकिन मैंने आपको लिखकर इसलिए बताया। मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि देख के बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, तो कोई परेशानी नहीं, बट स्टिल एग्जाम में जब आप लिखते हैं ना तो वर्ड्स का चुनाव जो है वो बहुत सही होना जरूरी है। कई बार हमें समझ आ जाता है, लेकिन हमें जब लिखने की बारी आती है तो हमें ऐसा लगता है कि यार क्या लिखूं, इसको क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा ऐसे करके, ठीक है। इसलिए मैं व्यवस्थित जो भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर जो मैं आपको कहती जाऊंगी और आप उसको अच्छे से लिखते जाइएगा पॉइंट्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
और समझते हैं अल्पसंख्यकों के बारे में। ठीक है, अल्पसंख्यक क्या होते हैं? देखो, अल्पसंख्यक क्या होते हैं? अल्पसंख्यक यदि हम बात करें तो जैसे कि हमारा देश है, ठीक है, हमारे देश को हम कहते हैं कि कल्चरली ये बहुत डाइवर्स है, ठीक है, कई तरह के लोग, जाति, धर्म, बोलियों वाले लोग जो है हमारे देश में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि सब लोग बराबर संख्या में है, कुछ लोग ज्यादा हैं, कुछ लोग कम है। इस चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि किसकी कितनी संख्या है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे बोली के ऊपर यदि हम देख रहे हैं तो मान लीजिए किसी कोई बोली बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, कुछ जो है वो थोड़े से कम है, कुछ जो है वो बहुत कम है, कुछ जो है बिल्कुल कम ही है, मतलब, ठीक है। अब ये धर्म के बेसिस पे भी हो सकता है, बोली के बेसिस पे भी हो सकता है, किसी भी बेसिस पे ये हो सकता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है ना कि जब कोई किसी पर्टिकुलर धर्म के लोगों की जनसंख्या ज्यादा होती है, किसी बोली बोलने वाले लोगों की जनसंख्या ज्यादा होती है, ठीक है, तो फिर उनके लोग ज्यादा होते हैं, उनके लोग ज्यादा होते हैं तो फिर उनकी मान्यताएं ज्यादा होती है, मान्यताएं ज्यादा होती है तो उनकी तरह सोचने वाली जो सोच है वो भी ज्यादा होती है, ठीक है। तो कई सारी चीजें जब होती है, इम्प्लीमेंट होती है, तो उन्हीं के तरीके से होती है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो कम जनसंख्या वाले लोग हैं, ये जो क्या हो जाते हैं, मार्जिनलाइज हो जाते हैं, ठीक है। इनका क्या हो जाता है, ये हाशिए पर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को बचाने के लिए क्या होता है कि हमारे देश में या फिर जो भी देश चाहता है, हमारे देश में तो ये होता ही है कि इनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, कई सारे जो चीजें हैं वो लेकर आते हैं, ठीक है। तो अभी क्यों जरूरी है, क्यों इन्हें सेफगार्ड करना जरूरी है, ये बड़ा प्रश्न हो जाता है, और वो अधिकतर प्रश्न ये जो ज्यादा लोग होते हैं इनके द्वारा किया जाता है कि क्या जरूरत है ना। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि भैया यदि आप बढ़ रहे हो आगे, ठीक है। अब ये लोग जो है, ये जब इन क्या है कि ये लोग ज्यादा हैं, अब जब ये लोग ज्यादा हैं तो ये क्या कोशिश करेंगे कि हम इन लोगों को दबाएं, क्योंकि धर्म के लोग ज्यादा होना मतलब पहली बात तो अपना किसी कुछ धर्म होना, तो फिर वही धर्म होना, वही धर्म जो है वो ताकतवर है, ये मानते हैं हम। किसी का भी कोई भी धर्म हो या कोई भी जाति हो, हम क्या सोचते हैं कि हम जो है वो बहुत ऊंचे हैं, ठीक है। अब हम ऊंचे तो है, ठीक है भाई, आप ऊंचे हो, लेकिन इसका मतलब क्या हो जाता है कि फिर लोग उसको किस पर्सपेक्टिव में लेते हैं कि हम ऊंचे हैं तो सिर्फ हम ही ऊंचे होने चाहिए, ठीक है, दूसरा व्यक्ति जो है वो आगे बराबरी पे नहीं आना चाहिए। तो ऐसे में क्या हो जाता है, हम ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं इनके ऊपर पावर जता सकते हैं, इनको रिसोर्सेस जो है मतलब अमेनिटीज, बेसिक अमेनिटीज के लिए डिप्राइव कर सकते हैं कि यूज नहीं करने देना, ठीक है। एजुकेशन में जो है इनको बहुत दिक्कतें आ सकती है, एम्प्लॉयमेंट में दिक्कतें आ सकती है, कुल मिला के इनका जीना जो है ये ज्यादा लोग जो है वो मुश्किल कर देते हैं। इस वजह से जो है इनको सेफगार्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने कहा है कि हमारा देश कल्चरली डाइवर्स है, बहुत तरीके के लोग यहाँ रहते हैं, तो जब हम ये कहते हैं तो इस चीज को मेंटेन करना भी तो जरूरी है। पता चला कि ये इनके ऊपर भारी पड़ गए और फिर ये जो है ये खत्म ही हो गए, तो फिर हम कैसे कल्चरली डाइवर्स कहलाएंगे? नहीं कहला पाएंगे ना भाई, जो है ये तो पूर्वाग्रह हो जाएगा इनका, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर बड़ी दिक्कतें आती है और हम जिस को हम बहुत गर्व से कहते हैं वो चीज हम नहीं कह पाएंगे, ठीक है। तो अल्पसंख्यक शब्द का उपयोग उन समुदाय और को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो जनसंख्या के संबंध में संख्यात्मक रूप से क्या है, छोटे हैं। इसमें शक्ति, संसाधनों तक पहुंचने के मुद्दे भी शामिल हैं और इसके क्या होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। आप इस चार्ट में देखेंगे कि जो ज्यादा परसेंट है भारत की यदि बात की जाए तो वो हिंदू लोगों की है, 14.2 मुस्लिम की है, क्रिश्चियन की 2.3 है और अदर्स जो है वो सारे 2% के अंदर आ जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग है ये? जनगणना 2011 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग। अब तो हम 2021 में आ गए तो हो सकता है चीजें और बदली हो, लेकिन इनको जो है इनको सेफगार्ड करना जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। प्रश्न आता है अल्पसंख्यकों के लिए हमें सुरक्षा प्रावधान की क्यों जरूरत? लिखिएगा, ठीक है, लिखिएगा अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की निम्नलिखित कारणों से जरूरत पड़ती है, ठीक है। इस तरीके से ये जो मैंने बोला ये लाइन पूरी लिखिएगा, इसके आगे कोलन लगाइएगा और फिर लिखिएगा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व से बचाने के लिए, पूर्ण विराम। दूसरा लिखिएगा अल्पसंख्यकों को भेदभाव और नुकसान की आशंका से बचाने हेतु, ठीक है, पूर्ण विराम। तीसरा पॉइंट लिखिएगा भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा, कॉमा, समानता और न्याय की स्थापना हेतु, पूर्ण विराम, ठीक है। तो ये 3 कारण जो है, ये ऐसे तो कई सारे कारण है, ये मेन जो है ये 3 कारण है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए यदि हम बात करें तो संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करने
और समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा उपाय क्या करता है, प्रदान करता है। न्यायपालिका कानून को बनाए रखने और मौलिक अधिकारों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करती है, निभाती है। ठीक है, मुसलमान और हाशियाकरण की हम बात करें तो हमने जैसे कि देखा कि मुसलमानों की 2011 जनगणना के अनुसार जो परसेंटेज है वो 14.2%। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है ना कि कम लोग हैं और फिर एक मतभेद वाली बातें भी हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि जो ज्यादा जनसंख्या वाले लोग हैं वो दबाव पैदा करना शुरू करते हैं, फिर रिटर्न में जो है इनकी तरफ से भी जाहिर सी बात है कि वो चीज आनी है। ठीक है, और फिर एक मतभेद वाली बात जो हो जाती है ना, जबकि हम ऊंचे हैं, हम ज्यादा हैं, हमें क्यों कम समझा जा रहा है, हम जो है वो बता के दिखाएंगे, ऐसी जब चीजें जो वो आ जाती है ना, तो फिर जो है दंगे फसाद मारपीट ऐसी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, इसी चीज को जो है कम करने के लिए हमारी सरकार क्या चाहती है, कोई भी सरकार ये चाहती है कि सभी लोगों को बराबर जो है वो रिसोर्सेज दिए जाए, बराबर संसाधन दिए जाए, ताकि लड़ाई झगड़े की नौबत जो है वो ना आए। ठीक है, तो ये लोगों को भी समझना चाहिए कि भैया हो सकता है कि आज हम इस धर्म में पैदा हुए, कल हम इस धर्म में पैदा हो जाएंगे। भगवान थोड़ी ना ठप्पा लगा के भेजता है, वो तो बस दे देते हैं कहीं पर भी। ठीक है, तो अपने कर्मों को आप थोड़ा सा स्वच्छ रखिए। ठीक है, अपने आप को आगे बढ़ाना तो जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे व्यक्ति को नीचे दबा दिया जाए। ठीक है, सबका सम्मान करके यदि हम चलेंगे तो साथ में मिलकर ही आगे हम जो है वो बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो कम जनसंख्या वाले लोग होते हैं उनको रिसोर्सेज लेने में, अपना हक जमाने में, है ना, वो एजुकेशन में अपने बच्चों को आगे पढ़ाने में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो उनको सामाजिक आर्थिक विकास के लाभों से जो है वो वंचित रह जाते हैं। सिर्फ मुसलमानों की बात ही ना करें तो जैसे बहुत सारे जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं उन सभी को जो है ये चीज फेस करनी पड़ती है। ठीक है, अब जब ये मुसलमानों की जब बात हो रही है कि मुसलमान जो है वो हाशियाकरण की ओर जो है जा रहे हैं, जाते हुए दिखते कि ये मार्जिनलाइज हो जाते हैं कई हद तक, तो फिर क्या होता है कि एक भावना जो है वो बुरी मन में पैदा हो जाती है। अब ये जो भावनाओं को लेकर जब बात हुई तो फिर एक 2005 में एक कमेटी बैठाई गई जिसमें ये बताया गया कि उस कमेटी को इसलिए बिठाया गया था ताकि जांच हो सके कि क्या इनकी आर्थिक स्थिति है, क्या इनकी एजुकेशनल स्थिति है, क्या इनकी जो है एम्प्लॉयमेंट वाली स्थिति है, इस बारे में जो है हमें समझ आए कि आखिर ये जो है किस स्तर तक है। ठीक है, तो ये कमेटी बैठाई गई थी। इस कमेटी में जो है वो कई सारी चीजें कंक्लूजन जो है वो निकाले गए। ठीक है, इस बारे में हम जान लेते हैं कि क्या क्या कंक्लूजन निकाले गए। उसके पहले जो है हमको एक बुद्धिशीलता प्रश्न जो है दिया गया है जिसमें हमें बताया गया है कि नीचे दी गई तालिका भारत में मुसलमानों की सार्वजनिक रोजगार प्रतिशत को दर्शाती है। ये आंकड़े क्या बताते हैं, तो देखकर हमें जो है बताना है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो दे रखा है, एक देखकर हम ये बता सकते हैं कि आबादी जो है मुसलमानों की वो कितनी है, 13.5% है। अब वहां पर हमने 14.2% पढ़ी, लेकिन अभी एक तालिका के हिसाब से बताना है तो हमें ये समझ में आ रहा है। ठीक है, दूसरा हम ये जो देख रहे हैं कि ये पीएसयू है, पीएसयू जो में है जो लोगों को, मुसलमानों को जो है वो काफी अच्छी नौकरियां मिली हुई है, मतलब स्टेट लेवल पे। ठीक है, राज्य स्तरीय नौकरियां जो है इनको, इनकी स्थिति जो है राज्य स्तरीय लेवल पे। ठीक है, लेकिन केंद्रीय यदि हम बात करें, जैसे बैंक एवं रिजर्व बैंक के बारे में बात करें, आईएएस की बात करें, आईपीएस की बात करें, आईएफएस की बात करें, ठीक है, तो इनमें जो है इनका स्तर जो है वो काफी कम है। ठीक है, कम नौकरियां जो है इन्हें मिली हुई है। और फिर यही चीजें देखकर जो है, पहले तो आप ये चीज लिख लो कि पहला पॉइंट तो क्या है कि आबादी इतनी है, दूसरा पॉइंट पीएसयू में स्थिति ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो है वो केंद्रीय नौकरियों में इनकी स्थिति जो है वो थोड़ी सी कमजोर है। इसके बारे में मैं जो बता रही थी आपको कि कमेटी बैठाई गई थी, उस बारे में बात करते हैं। तो भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति की जांच करने के लिए सरकार ने 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। ठीक है, न्यायमूर्ति थे ये राजेंद्र सच्चर जी, इनकी अध्यक्षता में जो है कमेटी बैठाई गई थी और फिर इन्होंने जो है वो कई सारे कंक्लूजन उनको निकाल के बताए। पहला कंक्लूजन ये बताया कि 6 से 14 साल के बीच के 25% मुस्लिम बच्चों का या तो कभी नामांकन ही नहीं हुआ है या उन्हें उन्होंने क्या कर दिया, स्कूल ही जो है वो छोड़ दिया। ठीक है, ऐसा पता चला कि 6 से 14 साल के बच्चे, मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिपोर्ट कह रही है जो तैयार की गई थी, उससे ये पता चलता है। क्योंकि देखो क्या होता है कि वैसे ही तो गिनती में कम और ऊपर से क्या कि रिसोर्सेज भी ठीक तरीके से नहीं मिल पाते। और भी यदि आप अगर देखेंगे तो मुसलमान फैमिली में यदि आप देखना चाहेंगे तो बच्चे जो है वो कई ज्यादा होते हैं,
और फिर ऊपर से गरीबी का सामना भी बहुत करना पड़ता है। जब बच्चे ज्यादा गरीबी का सामना, तो हर बच्चे को रिसोर्स मिलना जो है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेरेंट जो है वो चाहकर भी नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, पर्टिकुलर ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है, क्योंकि बट जाता है वो, जितने बच्चे, जितने लोग, जितने परिवार में, इतना जो है वो कम कम चीजें मिलेगी, जितने कम लोग इतनी ज्यादा ज्यादा चीजें मिल पाएंगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि पैसा कम रहता है, तो फिर वो एजुकेशन पे भी नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। इस वजह से जो है वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, उन्हें स्कूल भी छोड़ना पड़ता है, फिर खाने पीने की सब चीजों की दिक्कत जो है वो फेस करनी पड़ती है। कई सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक संकेतों पर मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के तुलना में है, ठीक है। यदि हम बात करें तो जो आदिवासी जो चीजें फेस कर रहे हैं, जो चीजें दिक्कतें आदिवासियों को आ रही है, जो सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आदिवासियों का नहीं हो पाया, उसी प्रकार से जो है मुसलमानों का भी नहीं हो पाया किसी कारणवश, ठीक है। तो कई हद तक जो है वो कंपेयर किया जा सकता है, एक दूसरे की स्थिति जो है वो कंपेयर की जा सकती है। और भी ऐसी चीजें देखने को मिली, एनसीईआरटी में ही ये चीज दी गई है कि कई बार क्या होता है कि जैसे मुसलमानों की यदि हम बात करें, तो जेंट्स लोग जो है वो दाढ़ी रखते हैं, टोपी लगाते हैं, लेडीज लोग जो है वो बुर्का पहनती है। अब क्या होता है कि जो जब इनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, कि तो वो कब परेशानियों को, जब सामने वाले व्यक्ति को पता चले कि हाँ ये मुस्लिम है, ठीक है, अब वो ऐसे ही पता चल जाता है, क्योंकि जो हमारा रहन सहन पहनावा है, उसी से जो है हम क्या चाहते हैं कि हम अपने धर्म को बना कर रखें। मुसलमान भी ऐसे ही चाहते हैं कि वो जो है उनके धर्म को बना कर रखे। तो ऐसे में क्या होता है, उनकी आइडेंटिटी जो है वो क्लियर दिख जाती है। जब आइडेंटिटी क्लियर दिख जाती है, तो फिर वो उसकी प्रतिशत जो है, मतलब कहा जाए तो भेदभाव फेस करने का प्रतिशत जो है फिर वो बढ़ जाता है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाता है कि अरे ये तो मुस्लिम है, फिर हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो सिर्फ मुसलमानों की बात ही ना की जाए, ऐसे कुछ चीजें से जो है वो हमें दिख जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि अब हर जगह तो पुलिस नहीं रह सकती, हर जगह तो ये सारी चीजें लोगों के मन में कब क्या भावना उत्पन्न हो जाती है, तो कोई कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। तो इस वजह से जो भी है बहुत सारी स्थितियां जो है वो फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये समिति की रिपोर्ट थी, समिति ने ऐसा किया था, कहा था, ठीक है। हर्षाकरण के अन्य परिणाम के बारे में बात कर लेते हैं। विशिष्ट प्रथाओं और रीति रिवाजों से अलग के रूप में पहचान की जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और उन जगहों से पलायन जहाँ वे रहती है उनको निकलना पड़ता है। गेटवाइजेशन कभी कभी पूर्वाग्रह और संघर्ष की ओर ले जाती है, ठीक है। ये जो है कुछ अन्य परिणाम है। निष्कर्ष की यदि हम बात करें, तो हाशिए पर रहने का संबंध नुकसान, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता का अनुभव करने से है। ये समुदाय अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों तक पहुंच रखते हुए अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता को बनाए रखना चाहते हैं। हर व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो अपनी विशिष्टता जो अलग पन है अपने धर्म को लेकर, उसको बनाए रखे, ठीक है। यही हर व्यक्ति चाहता है कि हमको भी जो है वो सम्मान मिले, हमको भी जो है वो आदर मिले, हमको भी जो है वो जगह मिले। तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी धर्म से हो, आप किसी भी जाति से हो, तो आप उसको बढ़ाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम ही बढ़े, दूसरा ना बढ़े। आप भी बढ़ो, सामने वाले को भी बढ़ने दो, सबको मिलकर बढ़ने दो, ठीक है। चैप्टर्स ही जो है वो हमारे इसमें इसलिए ताकि बच्चों को शुरुआत से ही सही और गलत का फर्क पता चले, क्योंकि कई बार परिवारों की लड़ाइयाँ कुछ ऐसी हो जाती है कि हमारे दिमाग में वो जहर जो है वो घोल दिया जाता है एक दूसरे के प्रति। लेकिन अगर सबसे ऊपर उठकर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है, सब हम समान हैं। अभी कोरोना जैसी स्थिति जब आई, मतलब इतनी बड़ी पेंडेमिक जब आई, जब इलाज होने लगे, जब खून की जरूरत पड़ी, तब किसी ने नहीं पूछा कि भैया आप डॉक्टर साहब किस समाज के हैं, या ये जो खून देने वाला व्यक्ति जिसका खून हमारे पास में आया है ये किस जाति है, किस धर्म का था, ठीक है। तो जब मार पड़ती है ना, तब कुछ नहीं पता चलता, तब हम ये सारी चीजें नहीं देखते। तो फिर क्यों हम अपना जीवन जब व्यतीत कर रहे हैं तो उसमें ये सारी चीजें हम लेकर आते हैं। इस बारे में बहुत गहन विचार करने की जरूरत है, ठीक है। इस चीज को आप समझिएगा और इन सारी चीजों से ऊपर उठकर खूब मेहनत कीजिएगा, और जो है अब आप भी बढ़िए, आप अपने आसपास के लोगों को भी बढ़ाइए, भले वो किसी भी जाति धर्म के हैं। इसलिए हमारी जो न्यायपालिका है उसको इंडिपेंडेंट रखा गया है, और हमारे संविधान में भी कहा गया है, आपकी जो भी सोचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संविधान में साफ कहा गया है कि यदि आप किसी के मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं, उसे अपना धर्म फॉलो करने में दिक्कतें पैदा करते हैं यदि आप, तो आपको जो है वो सजा सुना दी जाएगी। आप कहेंगे मैं नहीं करने दूंगा, तो आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। आपसे भी ऊपर जो है वो कानून है, आपसे ऊपर जो है वो संविधान है, और वो उस व्यक्ति को हक जरूर से जरूर दिलाएगा। इस चीज को समझने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे आके जो है हमारा चैप्टर खत्म होता है, लेकिन कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न को हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। हास्याकरण के शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य जो है वो लिखिएगा। हास्याकरण से क्या समझते हैं लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा। हास्याकरण का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति या समुदाय को किनारे या हाशिए पर ढकेल देना, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, हास्याकरण वाला व्यक्ति या समुदाय, समाज
समाज की मुख्य धारा में नहीं रहता है, अलगाव हो जाता है। तीसरा जो है लिखिएगा पॉइंट, हास्याकृत लोग या समुदाय गरीब कमजोर होते हैं तथा इनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर जो है आप दे सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़े। दूसरा प्रश्न कहा जा रहा है, आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं, 2 कारण बताइए। सबसे पहला कारण लिखिएगा, आदिवासियों को हाशियाकरण का कारण। ठीक है, ऐसी लाइन लिख दीजिएगा, 2 कॉलन लगा दीजिएगा और पहला पॉइंट लिखिएगा, आदिवासियों की जमीन को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोत से वंचित हो गए हैं, वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंस गए हैं। ठीक है, इस तरीके से आप पॉइंट जो है वो ध्यान रखिएगा, प्रॉपर अपनी कॉपी में लिखिएगा। यदि आपको लग रहा है कि कुछ छूट गया है तो वीडियो को पॉज करें, देखें, रिवाइंड करके लिखें और फिर आगे बढ़ाएं, पॉज कर करके लिखते जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न जो है हम समझते हैं कि आप अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं, इसका कारण बताइए। पहला कारण लिखिएगा, अल्पसंख्यक समुदाय को, ठीक है, पहला कारण लिखिएगा, अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय से वर्चस्व से बचाने के लिए। ठीक है, उसके बाद में, हाँ ठीक है, यही चीज है इसमें। ठीक है, उसके बाद में बढ़िएगा। चौथा प्रश्न, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, आर्थिक हाशियाकरण तथा सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हैं क्योंकि। ठीक है, ये लाइन लिख दीजिएगा, फिर कोलन लगा दीजिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, आर्थिक हाशियाकरण के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती है, पूर्ण विराम। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, आर्थिक हाशियाकरण के कारण लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं की कमी हो जाती है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, अशिक्षित और मूलभूत सुविधाओं की कमी सामाजिक हाशियाकरण का कारण होता है। ठीक है, यहाँ पे आके जो है हमारे प्रश्न जो सारे खत्म हो जाते हैं। आइए चैप्टर को दोहराते हैं कि हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या सीखा। हाशियाकरण तब होता है जब लोगों या समुदायों के समूह को बहुमत से बाहर रखा जाता है। पूर्व औपनिवेशिक आदिवासी शिकारी खनाबदोश या वनोपज का व्यापार करते थे। व्यापारों के बारे में बताया गया है। वे स्थानांतरित खेती का अभ्यास भी करते थे, एक जगह से दूसरी जगह, एक जंगल से दूसरी जगह जाकर क्या करते थे, खेती करते थे। हाल के घटनाक्रमों ने आदिवासियों को वैकल्पिक आजीविका की तलाश में पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया है। ठीक है, वे समुदाय जो शेष जनसंख्या की तुलना में संख्यात्मक रूप से छोटे हैं, अल्पसंख्यक कहलाते हैं। भारत का संविधान अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। ठीक है, मुसलमान भारत में एक धार्मिक अल्पसंख्यक और हाशिए पर स्थित समूह है। 2005 में गठन एक समिति ने भारत के मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की जांच की। ठीक, और देखते हैं, हाशियाकरण समुदाय के पूर्वाग्रह या गेटोइजेशन जैसे अन्य आयामों का रूप ले सकता है। ठीक है, हाशिए पर खड़े समुदाय अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों तक पहुंच रखते हुए अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता को बनाए रखना चाहते हैं। यहाँ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आशा करती हूँ आपको बहुत सी चीजें समझ आई होगी और ये भी आशा करती हूँ कि आप इन सारी चीजों को अपने जीवन में उतार पाएंगे और समझेंगे क्यों हर कम्युनिटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज नहीं तो कल हो सकता है हम भी उस कम्युनिटी का पार्ट हो। चीजों को अपने ऊपर लेकर देखिए, समझिए, तो आपकी नजरिया जो है वो बदल जाएगा। कहते हैं नजरिया बदलिए तो नजारे बदल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से अपने जीवन जीने की कोशिश कीजिए। सभी को सम्मानजनक रूप से देखिए। जितना सम्मान देंगे, जितनी प्रगति आप लोगों को करने देंगे, रिटर्न में भगवान भी आपको उतना ही आपकी झोली में देगा। घर में, बाहर, आसपास यदि आपको ऐसी कोई भी परिस्थिति देखने को मिलती है तो आपने सारे अधिकार, सारे जो भी है संविधान में जो भी प्रदान किए गए हैं आपने सीख लिए हैं, तो खड़े होइएगा उन लोगों के लिए जिन लोगों को नहीं पता है अपने अधिकारों के बारे में, और उनको अपना हक दिलवाइएगा। ठीक है, आज के चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में।